द मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी दस्तयाब तहकीक और डेटा पर मबनी है। बिल्कुल। और हम आज की इस नशिस्त में हम एक ऐसी कहानी पर रोशनी डालने वाले हैं जो किसी भी कारोबारी शख्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी हो सकती है। सही कहा। असल में आज का तज्जिया, मेरा मतलब है, इस डीप डाइव का बुनियादी मकसद सुनने वालों को ये सिखाना है कि एक पुरानी टेक्सटाइल कंपनी आलमी और मुल्की माशी बुहरान का सामना आखिर कैसे करती है। हाँ, खास तौर पर जब मुल्क में आला अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन हो और सप्लाई चेन के मसाइल चल रहे हों। वाकई मैं नेशनल सिल्क एंड रेयॉन मिल्स लिमिटेड का तारुफ करवाती चलूं, जिसे आमतौर पर NSRM कहा जाता है। ये कंपनी 1950 में कायम हुई थी। 1950 यानी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट भी है। इनका बुनियादी काम कपड़े की रंगाई, ब्लीचिंग, फिनिशिंग और एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, ये वही दौर था जब मुल्क की सनाती बुनियाद रखी जा रही थी। हाँ, और ये सोचकर ही हंसी आती है कि 1950 से लेकर आज तक इस कंपनी ने पाकिस्तान की मईशत में न जाने उतार चढ़ाव के कितने ही मौसम और तूफान देख लिए होंगे। वाकई उन्होंने तो हर तरह का फाइनेंशियल सीजन देखा है। इस तज्जिए में हम 2019 से लेकर 2025 तक और फिर 2026 की पहली तिमाही के मालियाती एदाद व शुमार का गहरा जायजा लेंगे। और हम सिर्फ नंबर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इन नंबर्स के पीछे असल कहानी क्या है। सही। तो शुरुआत कहाँ से कर रही हैं आप? मैं सोच रही थी कि इस कहानी का आगाज एक अनोखे पहलू से करते हैं, यानी इनकी मिल्कियत का ढांचा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। देखें, अगर हम जून 2025 के डेटा पर नजर डालें तो कंपनी के टोटल शेयर्स कोई 15.5 मिलियन है, 15.55 मिलियन। सही। लेकिन इन शेयर्स के मालिक सिर्फ और सिर्फ 614 शेयर होल्डर्स हैं। सिर्फ 614? हाँ, और हैरत की बात, बल्कि मुझे तो ये फिगर्स देखकर वाकई हैरत हुई थी, 98.43% शेयर्स कंपनी की लीडरशिप के पास हैं। मतलब डायरेक्टर्स, CEO और उनके खानदान के पास? बिल्कुल, उनकी बेगमात, बच्चे सब शामिल हैं। आम आवाम के पास सिर्फ, आम आवाम के पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा। वही ना, आम आवाम के पास मुश्किल से 1.5% यानी 1.56% हिस्सा है। बाकी थोड़ा बहुत NIT, ICP और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ने रखा हुआ है। मतलब अगर इसे आसान अल्फाज में समझाया जाए तो ये कुछ इस तरह है कि एक बड़ी गाड़ी में बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील और पिछली तमाम सीट्स पर एक ही खानदान का कंट्रोल है। बहुत खूब मिसाल दी आपने। ज़ाहिर है इससे वाज़ेह होता है कि मार्केट में इस स्टॉक की खरीदो फरोख्त यानी लिक्विडिटी बहुत महदूद है। जब आवाम के पास शेयर्स ही नहीं तो ट्रेड क्या होगी? सही। अच्छा, अब आते हैं इनके मालियाती सफर की तरफ। प्री कोविड दौर यानी 2019 पर बात करते हैं। 2019 में हालात थोड़े मुख्तलिफ थे। हाँ, उस साल आमदनी में तकरीबन 8.5% यानी 8.57% इजाफा हुआ था। टॉप लाइन करीब 930 मिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन उनका ऑपरेशंस का क्या हाल था? इनका क्लॉथ प्रोसेसिंग यूनिट तकरीबन 58% कैपेसिटी पर चल रहा था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की जो कैपेसिटी थी वो 82% से गिरकर सीधा 70% पर आ गई। और यहाँ से मसाइल का आगाज होता है। आमदनी बढ़ने के बावजूद नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 57% गिरकर सिर्फ 17 मिलियन रुपए रह गया था। 57% गिरावट। बिल्कुल। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS जो पहले 2.63 रुपए था वो गिरकर सिर्फ 1.12 रुपए हो गया। ऐसा क्यों हुआ था? इसकी वजह रुपए की कीमत में कमी और बिजली का महंगा होना था। खर्चे बढ़ गए थे। सही। और फिर आया 2020 यानी वबा और कोविड-19 का झटका। हाँ, वो दौर तो पूरी दुनिया के लिए रुक जाने वाला था। लॉकडाउन की वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बुरी तरह गिरी और इनकी आमदनी में डायरेक्ट 13.77% की कमी आई, जो कि तकरीबन 802 मिलियन रुपए बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कोविड ही नहीं था ना। नहीं, यहाँ सुनने वालों के लिए एक जरूरी डिटेल शामिल करना चाहूंगा। ठीक वबा के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसकी वजह से टेक्सटाइल कंपनीज पर GIDC यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के पुराने चार्जेस लग गए। ओह हाँ, NSRM पर तकरीबन 28.49 मिलियन रुपए का अचानक बोझ पड़ गया।
सही कहा, ये डबल झटका था। एक तरफ कोविड का लॉकडाउन और दूसरी तरफ जीआईडीसी का बिल। इसने कंपनी को सीधा 46.91 मिलियन रुपए के नेट लॉस में ढकेल दिया। वाकई एक कारोबार के लिए ये तबाहकुन हालात थे। लेकिन 2021 में वापसी का सफर शुरू होता है। रीबाउंड बहुत जबरदस्त था उनका। टॉप लाइन में 35% यानी 35.42% का शानदार इजाफा। आमदनी 1087 मिलियन रुपए हो गई थी। और मुनाफा भी वाकई बाउंस बैक करके 45 मिलियन रुपए पर आ गया। इतने बड़े लॉस से अचानक मुनाफे में आना, इन्होंने क्या जादू किया था? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा शिफ्ट किया। आलमी सप्लाई चेन रुकी हुई थी, तो उन्होंने बाहर से सामान मंगवाने के बजाय लोकल रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दिया। सही, लोकल मार्केट पर फोकस किया। और साथ ही जो जीआईडीसी पेएबल था, उसकी वापसी यानी रिवर्सल हुई, थोड़ी बहुत लीगल एडजस्टमेंट्स के बाद, जिसने उनको मालियाती सहारा दिया। सही हिकमत अमली थी। लेकिन 2022 और 2023 फिर से किसी रोलर कोस्टर की तरह थे। अफराते जर का जाल था वो। हाँ, 2022 में आमदनी तकरीबन 1302 मिलियन रुपए रही, यानी लगभग 20% का इजाफा। लेकिन मुनाफा 68% गिरकर सिर्फ 14.25 मिलियन रह गया। और 2023 के नंबर्स तो इससे भी ज्यादा मुतजाद, यानी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बिल्कुल। 2023 में आमदनी अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी, 1758 मिलियन रुपए, तकरीबन 35% इजाफा। लेकिन कंपनी को फिर से तकरीबन 23 मिलियन रुपए का नुकसान, यानी नेट लॉस हुआ। ये वही बात है जो दिमाग घुमा देती है। आमदनी हाईएस्ट है, बेच सबसे ज्यादा रहे हैं और एंड में लॉस हो रहा है। इसकी वजह वही इन्फ्लेशन मास्क था जिसका मैंने पहले जिक्र किया। थोड़ा मजीद वाजे करेंगे? आमदनी सिर्फ इसलिए बढ़ी क्योंकि कंपनी ने अपनी सर्विसेज और फैब्रिक्स की कीमतें बढ़ा दी थी, महंगाई की वजह से। अच्छा। जबकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का इस्तेमाल 2018 के बाद सबसे कम सतह पर था। रॉ मटेरियल और बिजली की आला कीमतों ने उनका सारा मुनाफा खा लिया। कमाल है। और मैंने डेटा में देखा कि जब प्रोडक्शन सबसे कम थी, ठीक उसी वक्त उनके मुलाजमों की तादाद 379 से बढ़कर 394 हो गई थी। खर्चा बढ़ रहा था और आउटपुट कम हो रही थी। ये तो अजीब बात है कि बेचते ज्यादा लग रहे हैं पर बचता कुछ नहीं है, उल्टा जेब से जा रहा है। बिल्कुल। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां मैनेजमेंट को कुछ बड़ा करना था, जो हमें उनकी 2024 और 2025 की हिकमत अमली की तरफ ले आता है। यहाँ एक वाकई बड़ा टर्न अराउंड आया। 2024 में उनकी आमदनी में 22.53% ग्रोथ आई, रेवेन्यू 2154 मिलियन रुपीस क्रॉस कर गया और मुनाफा अचानक 66.3 मिलियन रुपीस हो गया। और यहाँ एक आहा मोमेंट है सुनने वालों के लिए। इस शानदार मुनाफे के पीछे वजह सिर्फ ऑपरेशंस नहीं थे। तो और क्या था? कंपनी ने इस मुश्किल वक्त में अपने ही एक डायरेक्टर से इंटरेस्ट फ्री यानी बिला सूद कर्जा लिया। अच्छा। इस बिला सूद कर्जे की वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट में अचानक 44% कमी आई। सोचें, जिस दौर में बाकी कंपनीज बैंक्स को भारी सूद दे रही थी, इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रैक्टिकली खत्म हो गया। ये है फायदा उस फैमिली ओन्ड स्ट्रक्चर का जिस पर हम शुरू में हैरान हो रहे थे। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने मुलाजमीन की तादाद भी 394 से कम करके दोबारा 381 कर दी। लागत पर कंट्रोल। और इसका असर 2025 में साफ नजर आता है। 2025 में आमदनी 2451 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। और नेट प्रॉफिट कितना रहा? नेट प्रॉफिट 83.3 मिलियन रुपए रहा और ईपीएस 5.36 रुपए पर आ गई। ये जबरदस्त परफॉर्मेंस है, खासतौर पे जबकि एक्सपोर्ट मार्केट में मायशी मंदी की वजह से काफी कमी आई हुई थी। हाँ, तो एक्सपोर्ट गिरी तो इन्होंने मैनेज कैसे किया? उन्होंने फौरन अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। उन्होंने लोकल मार्केट में अपनी रंगीन फैब्रिक्स यानी डाइड फैब्रिक्स की डिमांड को बढ़ा लिया। और मजे की बात बताऊं जी, 2025 के इस मुनाफे से उन्होंने उस डायरेक्टर का वो बिला सूद लोन वापस भी कर दिया। वाकई ये लचक यानी अडेप्टेबिलिटी का बेहतरीन नमूना है। एंकर इस्तेमाल किया और जरूरत पूरी होते ही वापस कर दिया। सही मिसाल दी। अब हालिया कारकर्दगी पर आते हैं। Q1 FY26 यानी 2026 की पहली तिमाही। हालिया डेटा भी काफी मुस्बत रुझान दिखा रहा है। हाँ, आमदनी 643.2 मिलियन रुपए रही, तकरीबन 7% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन मुनाफा 86.62% बढ़कर सीधा 20 मिलियन रुपए हो गया। और ईपीएस जो 0.69 थी, वो बढ़कर 1.29 हो गई है। इतनी तेजी से मुनाफा कैसे बढ़ रहा है अब?
देखें, कंपनी ने अब नए मार्केट्स में जगह बनाने का फैसला किया है। उन्होंने अपनी सेल्स फोर्स की सैलरीज बढ़ाई हैं ताकि वो मजीद डील्स क्लोज करें। अच्छा, इसलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 21.20% का इजाफा नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो अब एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी आमदनी के नए रास्ते तलाश करने में मसरूफ हैं। जो कि जरूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के आम मसाइल अभी खत्म तो नहीं हुए। सही कहा, मसाइल वही हैं। जैसे कपास यानी कॉटन की फसल का मसला। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी लोकल यील्ड हमेशा मुतासिर होती है। और उस पर आला टैक्सेस और बिजली की कीमतें जो मुसलसल बढ़ रही हैं। इन सब के बावजूद एनएसआरएम अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की पूरी कोशिश कर रही है। और यही उनकी कामयाबी की असल वजह बन रही है आजकल। तो इस पूरी गुफ्तगू को अगर समेटा जाए तो जाहिर होता है कि किसी भी बिजनेस की मालियाती सेहत सिर्फ उसकी आमदनी या रेवेन्यू फिगर से तय नहीं होती। बिल्कुल। अजाब में अपने खर्चों को कैसे मैनेज करती है और अपने सहारा देने वालों को जैसे डायरेक्टर्स लोन्स को किस तरह स्मार्टली इस्तेमाल करती है। यहाँ सुनने वालों के लिए मैं एक आखिरी फिक्रंगेज सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। सोचिए, अगर इन पुरानी और बड़ी कंपनीज को सख्त माशी हालात में उनके अपने डायरेक्टर्स के बिलासूद कर्जे न मिलें, तो क्या उनकी बुनियादी ऑपरेशंस उनको बचा सकती हैं? बहुत अहम सवाल है। क्या कॉर्पोरेट सरमायाकारी का असल ताकतवर पहलू ये अंदरूनी सहारा है या खालिस मार्केट की कारकर्दगी? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक ऐसा जाविया है जिस पर गौर करना जरूरी है। खैर, आज का तज्जिया यहाँ खत्म करते हैं। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.